हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज की क्लास में परसेंटेज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि जो वेन डायग्राम वगैरह हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन है तो उनको कैसे करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 8550 रुपये, एक व्यक्ति की आय है वो 8550 है, व्यय है वो 5700 रुपये। यदि उसकी आय और व्यय क्रम से इतना परसेंट बढ़ जाए तो सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, सेविंग में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आपसे आंसर पूछा जाए परसेंटेज में, जब कभी भी आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो कभी भी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये हमारी सेविंग होती है ना। वो जैसे जो परसेंटेज में पूछे तो पहले इनमें से जो भी कट रहा है वो कट कर देना। जो ये 8550 है, ये 5700 रुपए है, इस जीरो से ये जीरो कट गए, जो जीरो से जीरो। अगर मैं इसको 19 से कट कर दूं, 19 से कट कर दूं, 19 चौक 76, कितना बच गया? 9 और 5, 19 पंजे 95। इसको 19 से कट किया, ये क्या हो गया? 30। 15 से कट गया तो 3:2। जब भी परसेंटेज में पूछे तो यही वैल्यू ले लो। यदि इसकी इनकम 200 है तो खर्चे 100 है, तो बचत कितनी है? 100। जितने बड़े डाटा लेंगे कैलकुलेशन उतनी हार्ड बन जाएगी। अगर परसेंटेज में पूछे जितना पहले कट रहा है उतना कट कर दो। अब इनकम में 19% की वृद्धि, ये 300 से 19% बढ़ गई। 300 का 19%, 19 दिया होता 57, तो ये होगा 357। ये 13% बढ़ गई, इसका 13% होता है 26, तो ये होगी 226। अब 357 में से 226 को माइनस कर दो, 357 में से 226 को माइनस कर दो तो ये क्या आएगा? 131। तो यदि वो पहले 100 रुपए बचत कर रहा था तो वो 131, बचत में वृद्धि कितनी हुई? 31 की। किस पे? 100 पे। तो कितना परसेंटेज बढ़ गई? तो आंसर क्या है? 31%। कितना प्रतिशत बढ़ गए? तो आंसर क्या लिखोगे? 31%। सेम एग्जांपल अब दो। एक व्यक्ति की जो आय है वो है 13,500, व्यय है वो है आपका 9,000 रुपये। आय था वे 13 और 9% बढ़ गए, तो बचत में कितना परसेंटेज का चेंज हुआ? ये जो 13,500 माइनस में 9,000, तभी तो सेविंग आएगी ना। और प्रतिशत में ज्ञात करना, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था? पहले जितना कट रहा है उसको कट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। 45 से कट किया तो ये 3 और ये 2, परसेंटेज निकाला तो ये वैल्यू ले लो। यदि ये 300 रुपए कमा रहा है तो 200 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 100 रुपए की। आय में 13% की वृद्धि, 300 का 13%, 13 3 39, तो आय होगी 339। वे 9%, 200 का 9% 18, तो ये होगा 218। माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा जो हमारे पास है? इसमें से इसको माइनस करो तो ये क्या बचेगा? 121। तो सेविंग होगी 100 से 121, 100 से 121, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? तो आंसर क्या लिखोगे? 21%। क्या आंसर होगा? 21%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन ए विलेज लॉस 12% ऑफ इट्स गोड्स इन फ्लड। जो एक गांव के अंदर है 12% बकरियां हैं वो बाढ़ में बह गई।
एंड 5% रिमेंडर आर डाइड इन द डिजीज। शेष में से 5% किसी बीमारी की वजह से मर गई। और अब गांव में इतनी बकरियां शेष हैं, तो पहले कितनी बकरियां थी? तो मुझे ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत में अगर x थी, अगर शुरुआत में x थी, तो इनमें से 12% का परसेंटेज हटाओ तो 12/100 कितना आंसर होते हैं? 4 से कट करो 3/25। यदि गांव में 25 बकरी थी तो इनमें से 3 बाढ़ में बह गए, तो शेष कितनी बच गई? 22। शेष कितनी बच गई? 22। किस में से? 25 में से। शेष कितनी बच गई? 22 25 में से। 5% बकरियां, 5% होता है 1/20। जो 20 में से एक वो होगी तो वो मर गई थी, तो शेष कितनी बच गई? 19/20। और इक्वल में शेष कितना बचा हमारे पास है? 6360। अब कैलकुलेशन कर दो। 22 से इसको कट किया, 22 से इसको कट किया। पहले तो मैंने इसको 2 से कट कर लिया, ये 11 और ये 10। अब इसको 11 से कट किया तो ये कितना हो जाएगा? 11 से 77 बच गया 6 और 6, 11 6 66। 19 से इसको कट किया, 19 चौक 76। अब इनकी गुणा कर दो, ये होगा 250, 250 के 40 से गुणा करो तो x का मान क्या आ जाएगा? 10,000। शुरुआत में गांव में बकरियों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या लिखोगे? 10,000, 10,000। सेम एग्जांपल, अब ऐसे एग्जांपल को बनाओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पे और शेष का 20% भोजन पे खर्च कर देते हैं तथा 120 रुपए दान कर देते हैं। तो जब भी आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, तो कुछ दान आपको भी करना चाहिए। तो ये व्यक्ति अपनी इनकम में से क्या कर रहा है? 120 रुपए दान कर रहा है और फाइनली उसके पास कितने रुपए बच जाते? 1400 रुपए बच जाते। तो व्यक्ति की आय याद कीजिए। तो सबसे पहले 5% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5% होता है 1/20। 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये होगा 1/5। तो यदि इसकी आय x थी तो उसमें से 1/20 खर्च कर दिया तो शेष क्या बच गया? 19/20। इसमें से 1/5 भोजन पे खर्च कर दिया तो शेष क्या बच गया? 4/5। मतलब इतना तो शेष बचा। ये तो थी परसेंटेज वैल्यू, इसमें से 120 रुपए उसने दान कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए? 1400। इधर ये -120 है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x उनटू में 19/20 है गुणा में 4/5 बराबर, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया? 1520। 1520। अब आपको पाड़े तो आते नहीं है, टेबल आती तो तुरंत कट कर दोगे। 19 अट्ठे कितने होते हैं? 152। 4 से इसको कट किया, दिया कितना हो गया? 20। अब कैलकुलेशन कर दो, इनकी मल्टीपल 100 और 100 की 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 2000 रुपए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए का वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर। जो ए का 25% ऑफ ए बराबर है 80% ऑफ बी। जब बेटा कभी भी दो कंडीशन बराबर हो तो अनुपात इनवर्स होता है। ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 80:25। 5 से कट कर दो, 16:5। तो ए और बी का रेशो क्या? 16:5। आगे लिखा बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, मतलब 40% है। बी का जो वेतन है वो सी का 40% है। यदि सी 100 रुपए कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है? 40 रुपए। इनका रेशो क्या हो गया? 2:5। अब तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं, रेशो का। अब यहां पे आपके पास रेशो है A/B, यहां रेशो B/C। रेशो का मतलब होता है जो किसी वैल्यू के बीच कंपैरिजन करना। कंपैरिजन का मतलब तुलना। आप बोलते
ए और बी की इनकम में रेशो ये है, आप लिख देते हो। दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हो तो ये इससे ज्यादा कमा रहे हैं, जब भी तुलना कर रहे हो तो एक चीज कॉमन दिख रही है, यहां ए की तुलना हो रही है बी से, यहां बी की तुलना हो रही है सी से, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी को बराबर कर दो। बी यहां 5 है, यहां 2 है। सेम करने के लिए इसको क्या करें, 2 से गुणा, तो इसको क्या कर दें, 5 से गुणा। जो चीज कॉमन उसको बराबर कर दो। 2 से गुणा किया तो ये हो गया 32, ये हो गया 10 और ये 25। ये ए बी सी की इनकम का रेशो आ गया जो 32, 10 और 25। अब देखो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। सी का वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख। अब जो एक साल में 6 लाख कमा रहे हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 महीने में वो 6 लाख कमा रहे हैं, तो मंथली वो कितना कमा रहे हैं, 12 मंथ में 6 लाख, तो एक महीने में वो कमा रहे हैं 50,000। पर मंथ कितना कमा रहा है, 50। अब देखो इनके बीच में रेशो क्या है, 32 और 25 का। क्या रेशो, 32 और 25 का। तो जो 25 पार्ट की वैल्यू है 50,000, तो एक की वैल्यू 25 दूनी 50, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,000। 32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 दूनी 64। तो एक का मासिक वेतन कितना, तो आंसर क्या लिखोगे, 64,000, 64। बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक कॉन्ट्रैक्ट के पास कुछ तार में 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, शेष का 70% भाग बेच दिया जाता है। यदि 810 मीटर अभी भी तार बचा है तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जब भी लिखा शेष का तो टोटल x मानिए। 10% इसने चोरी कर लिया, 10% होता है 1/10। 10 में से 1 चोरी कर लिया तो शेष बच गया 9/10। 70% भाग उसने बेच दिया तो बाकी कितना बच, 70% होता है 7/10। 10 में से 7 बेचते तो शेष कितना बच गया, 3/10। जबकि उसके पास शेष कितना बचा, 810। 9 से कट किया है 81 है, 3 से कट किया 30। 10 गुणा 10 क्या हो गया, 100। इधर डिवाइड में तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर है 30 गुणा 100। 30 गुणा 100 तो कितना आंसर आएगा, 3000 मीटर उसके पास तार था। जो कितनी लंबी वायर थी, तो आंसर क्या आ गया, 3000 मीटर। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है। कम ऑन फास्ट। किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच, और अब बची हुई किताबें 6300 किताबें सत्रिय हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब 20% हिंदी है, 20% होता है 1/5। यदि टोटल x थी तो 1/5 हिंदी है, तो शेष कितना बच गया, 4/5। 20% होता है 1/5। बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है, 50% होता है 1/2। 1/2 अंग्रेजी है, तो शेष भी कितनी बच गई, 1/2। बची हुई का 30% फ्रेंच है, 30% फ्रेंच है, 30% हो गया 3/10। तो शेष कितनी बच गई, 7/10। जबकि शेष कितनी बची है, 6300। ये जो 6300 बची हुई ये सत्रीय किताबें। पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 से इसको कट किया तो ये कितना बच गया, 9 से 63। 2 से ये कट हो गया 2, इस 2 से इसको कट किया, ये हो गया 450। अब देखो तो इधर ये डिवाइड में 50 से गुणा कर दो, x बराबर है 450 गुणा में 50, तो 20 45 की इसके साथ मल्टीपल की दिए हो गए 225। शुरुआत में किताबों की संख्या कितनी थी, तो आंसर क्या होगा, पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी, तो आंसर क्या होगा, 22,500।
करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पे तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पे, फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पे बेचता है। जो ऐसे क्वेश्चन को हम परसेंटेज में बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है जब एक ही चीज को बार बार रीसेल किया जाए, बढ़ाया जाए। इसमें जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं उसी ट्रिक का आगे यूज करेंगे चक्रवर्ती ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए 25% लाभ पे बेचता है। कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 25%। 25% सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख दो। 25% होता है 1/4। 20% परसेंटेज हटाओगे तो 1/5। 28% 28/100 यानी कि 7/25। आप देखो तो ये इसको 4 में खरीद रहा तो 1 लाभ, कितने में बेच रहा है? 5 में। 4 वाली चीज ये 5 में बेच रहा है। 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 5 में। अगर ये 5 में खरीद रहा तो 1 लाभ, कितने में बेच रहा है? 6 में। ये 5 वाली चीज 6 में बेच रहा है। ये 25 में खरीद रहा है, 7 रुपए लाभ कमा रहा है, तो ये कितने में बेच रहे हैं? 25 वाली चीज को 32 में बेच रहे हैं। देखो तो इनकी जो मल्टीपल आएगी वो आरंभिक कीमत है और इनकी जो मल्टीपल आएगी वो लास्ट वाली कीमत है। ये रेशो बताओ, अगर कुछ इनमें से कट रहा तो कट कर देना। पहले इस 5 से ये 5 गया, 4 से इस 32 को कट करो तो 8। क्या रेशो बन जाएगा? 25/48। क्या रेशो बन जाएगा? 25/48। तो यदि वो जो शुरुआत में वो चीज 25 रुपए की थी तो जैसे ही वो कस्टमर तक पहुंची तो वो कितने होगी? 48 की। कंपनी ने कितने में बढ़ाई? 25 में। कस्टमर तक पहुंची तो वो कितने होगी? 48 में। अब देखो तो कई बार आप कुछ चीज़ें दुकान की बजाय ऑनलाइन खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? जो दुकान वाला क्या करता है, अपना मार्जिन उसमें रखता है, दुकान का किराया है और है, सारी चीज़ें जोड़ के। अब ऑनलाइन में वही चीज़ें क्या होगी? सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि उनको अपना अलग से कोई सेटअप नहीं करना। तो ऐसे ही 25 वाली चीज कस्टमर को 48 में मिल रही है। वास्तविक लागत 25 थी बट कितने मिल रही है? 48 में। 48 की वैल्यू दे रखी 9600। 48 पार्ट की वैल्यू 9600। तो 48 दूनी 96 होता है, 1 की वैल्यू 200। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अनुसार 5000। तो शुरुआत में जब कंपनी ने इसको बनाया था तो इसकी कीमत क्या थी? 5000। कस्टमर तक पहुंची तब तक ये कितने की होगी? 9600 रुपए। तो एक ही चीज को बार बार रीसेल करेंगे तो कैसे करेंगे? समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हम दो। इस पे आप अपने नोटबुक में जब भी नोट करो इस पे स्टार मार्क कर लेना। इसी चीज का यूज करेंगे चक्रवर्ती ब्याज में। चक्रवर्ती ब्याज में ये आपके लिए प्रिंसिपल होगा, ये आपके लिए अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ में आई चीजें मुझे? करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में क्या लिखा था? राम ने 6 काली और 1 सफेद गेंदें खरीदी। 6 काली और 1 से सफेद गेंदें खरीदी। काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 था। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गलती से गेंदों को बदल दिया तो बिल की कीमत 45% बढ़ गई। तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए 6 तो उसके पास काली गेंद थी, 1 सफेद थी। ये तो संख्या होगी। इनका जो प्राइस था
काली गेंद का मूल्य सफेद गेंद के मूल्य का 5/2 था। अगर ये 2 था तो ये 5 था। अब जैसे आप जो दुकान जाते हो, आपको 6 पैंट चाहिए 5 रुपए मिल रही है, तो कितने रुपए के? 30। एक शर्ट चाहिए 2 रुपए मिल रही है, तो कितना बिल होना चाहिए था? देखो तो प्राइस इंटू में संख्या, ये बिल हो गया 30 + 2x। ये बिल कितना हो गया? 30 + 2x। बट बिल बनाते समय कर्मचारी ने संख्या बदल दी, पलट दी तो ये इधर होगी गुणा और ये इधर होगी। ये कितना हो गया? 12 + 5x। मतलब बिल ये बनना था, बट कर्मचारी ने गलती से ये बिल बना दिया। ये जो बिल है ये इससे 45% ज़्यादा है, यानी कि 30 + 2x 12 + 5x। अगर ये बिल 100 रुपए का था तो ये बिल आपका कितना है? 145 का। प्यारे बच्चों, ये 145 कहाँ से आया है? ये 145 कहाँ से आया है? 45% ज़्यादा बिल बना दिया। 45% ज़्यादा, 5 से कट किया, ये 20, ये 29, 20 और 29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 870 + 58x बराबर है 240 + 100x। x को एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो, इसको उठा के इधर लेके आए तो 630 इक्वल है 42x। 630 इक्वल है 42x। तो x का मान क्या? इसको 42 से कट करोगे, 21 से कट करोगे तो ये 30 और ये 2 से इसको कट करो तो 15। x का मान क्या हो गया? 15। x का मान क्या हो गया? 15। यही पूछा जो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना है? 15। समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बनाओ बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ। ए तथा बी की कुल आय आपको दे रखी 1500 रुपए। ए अपनी आय में से 90% और बी अपनी आय में से 80% खर्च कर देता है, तो उनकी बचत का अनुपात देखो। जो यहां पे जो अनुपात दिया वो किसका दिया? बचत का। यहां पे आपको क्या दे रखी? कुल इनकम। यदि जो आपको कुल इनकम पता है, यदि अपने को कुल इनकम दे रखी है, तो हमारा जो अनुपात होना चाहिए वो भी इनकम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? इनकम में। तो ए अपनी आय का 90% खर्च करते हैं, तो आप कह सकते हैं ए अपनी आय का 10% बचत करते हैं। अगर ये 90% खर्च करते हैं तो कहने का अर्थ ये अपनी आय का 10% बचत करते हैं, जो किसके बराबर? रेशो में 3। तो 10% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 10% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो ये तो होगी ए की आय। ऐसे बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है? 20%। और 20% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू 20 को किससे गुणा करेंगे? 100 बन जाए 5 से, तो इसको भी 5 से गुणा, तो इसकी इनकम कितनी होगी? 20। तो ए और बी की जो इनकम का रेशो आया, इनकम का रेशो आया वो क्या है? 30/20, 3:2। अब रेशो का जोड़ कितना? 5, जबकि इनकी कुल इनकम कितनी है? 1500। 5 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। 1 की वैल्यू 300, तो 3 की वैल्यू 900 और 600। इनकी इनकम कितनी है? 900 रुपये और 600 रुपये। 900 और 600। ये रेशो का क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी टाइप से करो। एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक है, बी सी से 20% अधिक है, सी डी से 32% कम है, तो ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितने अंक मिले? देखो तो ए रेशो बी क्या दे रखे हैं? ए बी से 10% अधिक है, 10% को लिखते हो 1/10। इनका रेशो क्या है? 11/10। अगर ये 10 है तो ये इससे 1 ज्यादा है, ज्यादा तो जोड़ दिया जो। ऐसे बी रेशो सी, बी सी से 20% अधिक है, 20% को लिखते हम 1/5।
सी से अगर ये 5 है तो ये इससे 1 ज़्यादा है, ये कितना हो गया 6। सी डी से 32% कम है, 32% होता है तो 8/25, 8/25, तो सी रेसो डी। अगर तो ये 25 है तो ये इससे 8 कम है, 8 कम है तो ये कितना हो गया 17। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी डी का रेशो निकाल लो। किसका रेशो निकाल लो? ए बी सी डी का रेशो निकाल लो। अब आपको यहां पे लिखा दो, दोनों में इनमें देखो कॉमन क्या है, बी कॉमन, तो बी को बराबर कर दो। बी को बराबर करने के लिए इसको 6 से गुणा करें, तो इसको किससे गुणा करें? 10 से। तो क्या रेशो बन गया? ए रेशो बी रेशो सी। 6 से गुणा किया तो ये क्या बन गया 66, ये 60, और इसको गुणा किया तो ये 50। अब देखो ए सी से 272 अंक ज्यादा है, तो यहां रेशो में दोनों के बीच में ज्यादा है, तो अंतर, रेशो में अंतर कितना? 16 पार्ट का। 16 पार्ट की वैल्यू 272। अब आपसे पूछा बी द्वारा, तो बी रेशो में कितना? 60, 60 पार्ट की अपने को वैल्यू चाहिए, तो गुणा में 60 और बटे में 16। 4 से इसको कट किया तो ये 15, 4 से इसको कट किया ये 4, 4 से इसको कट किया, 4 से इसको कट किया ये कितना आ गया 68। अब 15 और 68 की गुणा कर दो। आप 2 इसको दे दो तो ये 30 हो गया, 34 हो गया। 30 और 34 की गुणा करोगे, 30 और 34 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1020। 34 थी 102 होते हैं, कितना हो जाएगा 1020। अपने को तो यहाँ पे तो डी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ए बी सी पे चाहिए, तो ए बी सी से क्वेश्चन बन गया। तो मतलब परसेंटेज और रेशो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाओ। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो किसी परीक्षा में विद्यालय में x में कुल छात्रों का 30% फेल हो गए, उसी परीक्षा में x छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय y में शामिल हुए, 150% अधिक विद्यालय y में शामिल हुए, और x और y में कुल छात्रों का 80% उत्तीर्ण हुआ, तो y में फेल होने हुआ। मुझे ऐसे क्वेश्चन में अभी मैंने आपको सिखाया एलिगेशन, और एलिगेशन जा रहे तो एलिगेशन में आंसर आता है रेशो में, x रेशो y। अब जो x की तुलना में y में 150% ज्यादा, 150% अधिक, तो अगर इसमें 100 तो 150% अधिक, 150%, 150 ज्यादा तो इसमें हो गए 250। अगर इसमें 100 बच्चे हैं तो इसमें कितने हैं 250 बच्चे हैं। इनका रेशो क्या है 2:5। अब x में फेल हुए 30, कुल मिला के फेल हुए 20। अब तो ये मीन वैल्यू है, ये डाटा इससे बड़ा तो इससे छोटा आएगा, बड़ी वैल्यू में से इसको माइनस करो, क्रॉस में लिखो, ये कितना आ गया 10। रेशो में वैल्यू कितनी 5 बराबर है 10 के, तो 1 की वैल्यू 2, तो 2 बराबर है 4 के। ये इससे कम होगा तो y में कितने हुए 16% बच्चे फेल हुए। कितने फेल हुए तो आंसर आएगा 16%। अगर जो परसेंटेज से जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक परीक्षा में स्कूल X में पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। स्कूल Y में कुल परीक्षार्थी X परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है। Y में X से 25% ज़्यादा है। Y में X में पास हुए छात्रों से 40% अधिक पास हुए। देखो तो यदि X में आपने 100 बच्चे लिए तो पास कितने हुए 80%। 100 का 80% कितना हो गया 80। Y में X से 25% ज़्यादा है, तो Y में कुल छात्र कितने 125।
और y में x से 40% अधिक पास हुए, इसका 40% 40% होता 32, तो इसमें पास हुए 112, तो 125 में से 112 पास हो गए, तो कितना परसेंटेज हो गया यही पूछ रहे हैं। 112 बटे 125 गुणा में 100, 25 से कट के ये 4 और ये 5, 4 और 5, मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो पॉइंट लग जाए आसान से। अब जो 8 की से गुणा करोगे, 12 टी 96 होते, तो ये हो गया 896 बटे 10, तो यहां पॉइंट लग जाएगा 89.6। कितना आंसर आएगा? 89.6। देखो तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे वेन डायग्राम के। इस टाइप के क्वेश्चन में जो एसएससी सीजीएल में कई बार वो जो 5-5 क्वेश्चन देते हैं, यहां तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, कई बार 5-5 क्वेश्चन देते हैं। वेन डायग्राम को कैसे बनाएंगे? जब भी वेन डायग्राम बना रहे हो, सबसे पहले कॉमन पार्ट को फिल करें। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड कीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। कई बार बच्चे इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के छोड़ देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हो गए, 30% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 50% अंग्रेजी में फेल हो गए, 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हो गए, 15% इंग्लिश व हिंदी में फेल हो गए, 22% हिंदी व गणित में फेल हो गए, 13% सभी विषय में फेल हो गए। तो तीनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की परसेंटेज में वैल्यू याद कीजिए। अब जो 3 सब्जेक्ट है, तो जब भी वेन डायग्राम बनाओगे तो ऐसे, ये आपने सर्कल लिख दिया मैथ का। मैथ में फेल हुए बच्चों हमारे पास 40%। कितने हुए? 40%। जब भी टोटल दिया वो सर्कल के बाहर लिखो, इसके बीच में यहां नहीं लिखना, यहां लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये सर्कल हमने ले लिया हिंदी का, हिंदी में फेल हुए 30%। ये सर्कल हमने लिख दिया इंग्लिश का। जब भी टोटल दे रखा वो सर्कल के बाहर लिखो। इंग्लिश में फेल हो गए 50%। कितने हो गए? 50%। जब भी वेन डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले इन सब में जो कॉमन पार्ट है, 13% छात्र तीनों विषय में फेल हो गए, यहां पे क्या लिखोगे? 13%। यहां पे कितना लिखोगे? 13%। सबसे पहले यही चीज फिल करनी है, क्योंकि ये सब में कॉमन है। अब देखो 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए। गणित व इंग्लिश ये सर्कल है, देखो ये गणित और इंग्लिश ये ना, इसमें 25% लोग आने चाहिए, तो ये 13 तो ऑलरेडी हो। तो इधर कितना बच गया? 12। इधर कितना बच गया? 12%। 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। इंग्लिश और हिंदी देखो ये, इसमें 15% आने चाहिए। जो 13 यहां, तो यहां क्या बच गया? 2%। 22% हिंदी व गणित, ये 22% है। ये पूरा क्या? 22। 13 यहां, तो यहां क्या बच गया? 9%। अब प्यारे बच्चों, इस सर्कल का टोटल 40 है। 13 और 12 25 और 9 34, तो यहां क्या वैल्यू बच गई? 6%। इस सर्कल का टोटल 30 है, तो 9 और 13 कितने हो गए हमारे पास? 9 और 13 कितने हो गए? 22 और 2 24, तो यहां पे भी क्या बच गए? 6%। इस सर्कल का टोटल 50 है, तो 12 और 13 25 और 2 27, तो यहां कितने बच गए? 23%। ये बच्चों आपने फेल होने वाले बच्चों का डायग्राम बना लिया। अगर मैं आपसे पूछूं केवल मैथ में फेल होने वाले विद्यार्थी, तो आंसर क्या लिखोगे? 6%। अगर आपसे पूछे केवल एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी, तो ये बताओ 6 और 6 12 और
23, 35। ये जो आपने सर्कल बनाया ये फेल होने वाले, इतने बच्चे फेल हो गए। 100 में से इनको घटा दो, बाकी बच्चे तीनों विषय में पास है। इनका जोड़ करो, 9 और 6 15 और 13 28 और 12 40 और 2 42 और 6 48 और 23, 71% फेल हो गए। अब ये 71% या मैथ में फेल हुए या इंग्लिश में हुए या दोनों में हुए या तीनों में फेल हुए, तो बाकी जो बच गए वो तीनों विषय में पास है। तो अगर आपसे पूछे तीनों विषय में पास होने वाले कितने, तो आंसर क्या है 29%। समझ में आया तो वेन डायग्राम की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये कॉमन वाला पार्ट फिल करोगे, फिर जो दोनों में कॉमन है उनको फिल करोगे, जब भी सर्कल का टोटल मिला उस सर्कल के बाहर मेंशन करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है वेन डायग्राम का बना हुआ। 1 मिनट का समय आपके पास हो जाओ, 1 मिनट का पूरा टाइम हो, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और बनाओ इसको। तो ये सर्कल हमने लिख दिया मैथ का, ये लिख दिया हिंदी और ये इंग्लिश। अभी मैंने लिखवाया जब भी टोटल दे रखा है वो सर्कल के बाहर लिख दो। जब भी टोटल दे रखा है वो सर्कल के बाहर लिख दो। जो एक परीक्षा में 20% छात्र मैथ में फेल हो गए। मैथ में फेल होने वाले कितने, 20%। 15% इंग्लिश में फेल हो गए। इंग्लिश में फेल होने वाले कितने, 15% है। 25% छात्र हिंदी में फेल हो गए। हिंदी में फेल होने वाले कितने, 25%। सर्कल का टोटल मिला तो सर्कल के बाहर लिखोगे। इसके बाद जब भी फिल करोगे सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो फिल करना है। 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% हिंदी गणित में फेल हुए, 2% तीनों विषय में फेल हुए। सबसे पहले ये डाटा भरोगे जो तीनों सब्जेक्ट में। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2%। ये तीनों विषय में फेल है। 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, तो गणित और इंग्लिश का कॉमन ये हो, जहां मैंने ब्लैक किया डार्क किया है ये 5% है। 2 यहाँ तो यहाँ क्या बच गया, 3%। 2 यहाँ तो यहाँ क्या बच गया, 3%। ऐसे बजाओ। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हो गए। इंग्लिश हिंदी ये 10% है। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो गया, 8। 15% गणित व हिंदी, यहाँ 15% तो यहाँ कितना बच गया, 13। ये फेल होने वाले बच्चों का डायग्राम है जो। अब इसका टोटल देखो, 3 और 2 5 और 13 18, तो यहाँ बच गया 2%। यहाँ क्या बच गया, 2%। इस सर्कल का टोटल 25 है। 15 और 8 23, तो यहाँ हो गया 2%। इस सर्कल का टोटल 15 है, तो ये हो गया 13, तो ये भी हो गया 2%। ये फेल होने वाले बच्चे। अब इनको जोड़ दो। जो इनका जोड़ कितना हो गया, 20 और 2 22, 8 कितने हो गए, 30 और 2 32% फेल हो गए। 100 में से 32% फेल हो गए। तो तीनों विषय में पास होने वाले कितने, तो आंसर क्या, 68%। तीनों विषय में पास होने वाले कितने, तो आंसर क्या है, 68%। समझ में आया जो वेन डायग्राम कैसे बना रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।